गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एवन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के जो 11 चैप्टर है एग्रीकल्चर, कृषि। इस सेशन में हम लोग आज देखेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं एमसीक्यू, वो आज सभी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा जो पहला सवाल है आज के इस सेशन का, आज के इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला नंबर सवाल है, वो हमारा सवाल है भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत है। द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज। सवाल ये कहना चाह रहा है कि हमारा इंडिया जो है, हमारा इंडिया का अगर 100% आबादी है तो उसमें से कितने परसेंट लोग जो है, आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, खेती बाड़ी पे डिपेंड है, मतलब किसान खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर है 68%, 68.8%, ऑप्शन नंबर बी है 59%, ऑप्शन नंबर सी है 70%, ऑप्शन नंबर डी है 40%। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 59%। अगला सवाल है हमारा, भारत में कितने प्रतिशत खाद्यान्न की पूर्ति कृषि से होती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ फूड ग्रेन नीड्स इन इंडिया इज फुलफिल्ड बाय एग्रीकल्चर। इस सवाल का अर्थ ये है, ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से इंसानों को कितना परसेंट में फूड या अनाज मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 95%, ऑप्शन नंबर बी 100%, ऑप्शन नंबर सी 80%, ऑप्शन नंबर डी है 75%। तो हमारा प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 95%। भारत में भूमि का सर्वाधिक उपयोग होता है, सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा। लैंड इज इंडिया इज मोस्टली यूज्ड फॉर। इंडिया में सबसे ज्यादा जमीन का इस्तेमाल इनमें से किन चीजों के लिए ज्यादा किया जाता है। इंडस्ट्रियल वर्क, इंडस्ट्री औद्योगिक कार्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी है पशुचारण, पेस्टरिंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी कृषि कार्य में, एग्रीकल्चरल वर्क के लिए होता है। या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो हम लोगों को पता है कि हमारा पूरा इंडिया जो है वो आधे से ज्यादा का जो आबादी है वो कृषि पर डिपेंड है। इसका मतलब कृषि कार्य में ही हमारा भारत का आधे से ज्यादा जो आबादी जमीन है, भूमि है, वो उपयोग में लाया जाता है। सवाल है कि किसी खास मौसम में फसल उगाने के समय सारणी को कहते हैं। द टाइम टेबल फॉर शोइंग क्रॉप इन अ पर्टिकुलर सीजन इज कॉल्ड। सवाल यहां पे क्या बोल रहे हैं कि किसी एक खास मौसम में किस तरह के फसल को उगाया जाए, उसके जो टेबल है, टाइम टेबल है, उसको क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है फसल चक्र, क्रॉप साइकिल। ऑप्शन नंबर बी है क्रॉप कैलेंडर। ऑप्शन नंबर सी है फसल संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन। ऑप्शन नंबर डी है फसल गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसका हमारा जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर ए है फसल कैलेंडर, क्रॉप कैलेंडर। समझते कि क्रॉप कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर का मतलब क्या होता है भाई, कैलेंडर में हम लोग को बताया जाता है मंथ को, ईयर को, डे को बताया जाता है ना। तो कैलेंडर से ये पता चल रहा है कि किस मौसम में कौन से फसल को उगाया जाता है, कब उगाया जाता है, कब उसकी बुआई होती है, कब उसको काटा जाए। तो इसका एक टाइम टेबल बनाया जाता है, एक लिस्ट बनाया जाता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉप कैलेंडर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, डेयरी फार्मों में क्या उगाई जाती है। व्हाट इज ग्रोन इन डेयरी फार्म्स। सबसे पहले ये समझिए कि डेयरी क्या होता है ना। DAIRY, डेयरी। डेयरी का मतलब वो डेयरी मिल्क है ना। तो डेयरी का मतलब होता है मिल्क, मतलब कि दूध। डेयरी फार्म बोला जा रहा है कि डेयरी का मतलब क्या होता है, मिल्क। मतलब कुछ ऐसे जगह जहां पर ऐसे जानवरों को पाला जाता है, कुछ ऐसे जगह, डेयरी का मतलब मिल्क है ना। डेयरी फार्म का मतलब ऐसा फार्म, ऐसा जगह, ऐसा खेत जहां पे पशुओं को पाला जाता है, ठीक है, जानवरों को पाला जाता है। और वैसे जानवरों को पाला जाता है जिनसे दूध प्राप्त हो, जिनसे कुछ मिल्क मिले, जैसे कि गाय है, भैंस है ना, शिप है। तो इन सभी जानवरों को पाला जाता है। अब ये किस लिए पाला जाता है वहां पे, इसलिए पाला जाता है क्योंकि उनसे सही तरीके से, सही मात्रा में, ज्यादा मात्रा में दूध मिले। और उसको दूध मिलेगा तब जब वो अच्छे तरीके से हष्ट-पुष्ट हो, अच्छे तरीके से वो तंदुरुस्त हो। तो उन जानवरों को तंदुरुस्त बनाने के लिए, ताकि वो अच्छा दूध दे, उनको तंदुरुस्त बनाने के लिए अच्छा जब चारा मिलेंगे तब वो तंदुरुस्त होंगे। तो इसीलिए डेयरी फार्म में उन जानवरों को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए, जब वो तंदुरुस्त हो, और जानवर कब तंदुरुस्त होंगे, जब उसको अच्छे तरीके से चारा मिलेगा। तो डेयरी मिल्क मतलब मिल्क का मतलब वो जानवर मतलब कि अच्छे से खाना पीना इसको मिले। तो इसीलिए डेयरी फार्म में क्या चीज को उगाया जाता है भाई, उसका मतलब जो जानवर को खिलाया जाएगा, तभी ना वो तंदुरुस्त होंगे और अच्छा दूध दिया जाएगा। इसका मतलब सवाल ऑप्शन नंबर है चारा फसलें, फॉडर क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर बी है पेय फसलें, बेवरेज क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर सी है खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स। ऑप्शन नंबर डी है रेशेदार फसलें। तो हमारा जवाब होगा चारा फसलें, क्यों, क्योंकि डेयरी फार्म के बारे में सवाल यहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा,
फसल चक्र नहीं अपनाने की हानि है। द डिसएडवांटेज ऑफ नॉट एडप्टिंग अ क्रॉप रोटेशन इज। अब पहले समझते हैं कि ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है ना। ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं फसल चक्र। अगर इंग्लिश में हम लोग देखें वर्ड जो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप का मतलब फसल, कोई भी अनाज है ना। रोटेशन, रोटेट करना, हम लोग फोन में जो कोई पिक्चर लेते हैं तो उसको हम लोग अलग अलग एंगल में अलग अलग एंगल कर सकते हैं, उसको हम लोग रोटेट करते हैं, अलग अलग एंगल कर सकते हैं, उसको रोटेट करते हैं। सही बात, हाँ। तो अब हम समझते हैं कि ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है। फोटो रोटेशन तो समझते हैं कि फोटो को अलग अलग एंगल में कर देना, फोटो रोटेशन कहलाता है, रोटेट कहलाता है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने एक ही खेत में, अपने खेत में सालों भर, कई सालों तक एक ही किस्म के फसल उगाते रहते हैं। मान लीजिए कि एक खेत है और उसमें मैं धान उगा रहा हूं, अगले साल भी धान, अगले साल भी धान, अगले साल भी धान, उसके अगले साल भी धान। अगर किसी एक खेत में रेगुलर कई सालों तक एक ही फसल को उगाया जाता है तो क्या हो जाता है पता है, उस जमीन का उर्वरा शक्ति, उस जमीन का फर्टिलिटी पावर, उस जमीन का उपज करने वाला, उपजाऊ करने का पावर खत्म हो जाता है। तो बोला जाता है कि किसी भी खेत में अदल बदल करके 2 साल 3 साल के बाद अगर धान उगा रहे हैं तो हर 2-3 साल के बाद उसमें कुछ अलग फसल, धान उगा रहे हैं, गेहूं कभी उगा दें, कभी कुछ मतलब अलग अलग। तो इसी को बोला गया है क्रॉप रोटेशन। मतलब कि आप अपने खेत में क्रॉप को अदल बदल करके, अलग अलग एंगल में, मतलब अलग अदल बदल करके अपने खेत में एक ही तरह के फसल को बार बार ना उगाएं, अदल बदल करके, कभी गेहूं तो कभी धान तो कभी गन्ना, इस तरीके से उगाएं, उसको ही क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो सवाल यहाँ पे है फसल चक्र नहीं अपनाने की हानि है। अगर हम लोग अगर हम लोग क्रॉप रोटेशन से फसल चक्र का सिस्टम को, मेथड को नहीं अपनाते हैं, मतलब अपनी जमीन में हम लोग एक ही तरह के फसल को हम लोग उगाते रहेंगे, अदल बदल करके हम लोग फसल नहीं उगाएंगे, तो क्या हम लोग को नुकसान होगा? तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी होगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी, भूमि की विषाक्त में कमी होगी, उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अगर क्रॉप रोटेशन नहीं करेंगे, अपने जमीन पे अदल बदल करके अगर हम लोग फसल नहीं उगाएंगे तो हमारा क्या होगा, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाएगी, डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी पावर में कमी आ जाएगा। सवाल है आगे, हमारा अगला सवाल है कि किसी इकाई क्षेत्र में एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों के समूह को, समूह मतलब एक से ज्यादा है ना, समूह मतलब ग्रुप को क्या कहते हैं? द ग्रुप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन यूनिट एरिया इन 1 ईयर इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए फसल गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी फसल संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर सी कृषि निवेश एग्रीकल्चरल इनपुट, ऑप्शन नंबर डी फसल चक्र क्रॉप रोटेशन। तो हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे सवाल क्या बोला जा रहा है और इसका जवाब क्या होगा। सबसे पहले एक बात को समझिए हम लोग कि किसी एक, मान लीजिए कि एक ऐसा आपके पास फील्ड है, एक खेत है, एक खेत में अगर एक ही तरह के, मतलब एक हेक्टेयर जमीन है, उसमें सारे में आपने क्या लगा दिया कि एक ही गेहूं लगा दिया, तो क्या वो ग्रुप ऑफ क्रॉप्स है? नहीं, सिर्फ एक ही है, तो एक ही ग्रुप, मतलब कि सिर्फ एक ही क्रॉप है गेहूं, वही सिर्फ आपने लगाया है। अच्छा, 1 हेक्टेयर मेरे पास जमीन है, उसके कुछ हिस्से में मैंने लगा दिया गेहूं, कुछ हिस्से में लगा दिया मैंने, मतलब 1 हेक्टेयर की जमीन में एक कोने में एक हिस्से में गेहूं लगा दिया, एक हिस्से में गन्ना लगा दिया, एक हिस्से में मैंने कुछ फसल लगाया अलग अलग, मतलब एक ही हेक्टेयर जमीन के अलग अलग हिस्सों करके अलग अलग मैंने फसल लगाया। तो मैंने क्या किया, फसलों का समूह लगाया, मतलब ग्रुप ऑफ क्रॉप्स लगाया। तो अगर एक ही जमीन में अलग अलग फसल को लगाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फसल संयोजन कहते हैं। तो हमारा सवाल है कि किसी इकाई क्षेत्र में एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों के समूह को, द ग्रुप ऑफ क्रॉप्स, तो क्या कहते हैं उसे हम लोग? ऑप्शन नंबर बी फसल संयोजन क्रॉप कॉम्बिनेशन, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा नेक्स्ट सवाल है कि फसल संयोजन में शामिल होने वाली फसलों की संख्या को घटा देती है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा कारण है? सवाल इंग्लिश में देख लेते हैं। द नंबर ऑफ क्रॉप्स इंक्लूड इन अ क्रॉप कॉम्बिनेशन इज डिक्रीज्ड ड्यू टू। सवाल यहां पे ये बोल रहे हैं कि इनमें से, ये ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा कारण है जिसके वजह से क्रॉप कॉम्बिनेशन में जितने भी फसल है उसकी तादाद घट जाती है। मतलब क्रॉप कॉम्बिनेशन में तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक साल में एक ही खेत में अलग अलग उसका छोटा छोटा हिस्सा करके एक ही खेत में अलग अलग तरह का फसल को लगाएं। तो अगर एक फसल को उगा, मतलब एक कोने में गेहूं लगाएं, धान लगाएं, तो उसमें कम गेहूं निकला, उसमें कम गन्ना निकला, तो ये किन कारणों से क्रॉप कॉम्बिनेशन में जितनी भी फसल है उसकी तादाद बहुत कम हो जाती है, बहुत कम उत्पादन होता है, बहुत कम पैदावार होती है? किन कारणों से? अत्यधिक शुष्कता और भारी वर्षा, एक्सेसिव ड्राइनेस और हैवी रेनफॉल, बी नंबर सिंचाई के साधन मींस ऑफ इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सी उच्च उर्वरक हाई फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। याद रखें कि अगर मौसम बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो, बहुत सूखा हो
और या तो बहुत ज्यादा बारिश हो, तो इन दोनों कारणों में क्रॉप कॉम्बिनेशन में उगने वाली जितने भी मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग किस्म के जितने भी फसल उगते हैं उसकी तादाद बहुत कम हो जाएगी, मतलब कि कम पैदावार होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। नेक्स्ट सवाल, भारत में फसल गहनता सबसे उच्च स्तर पर है, क्रॉप इंटेंसिटी इज हाईएस्ट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। अब पहले ये समझते हैं कि सर हम लोगों को तो यही नहीं पता कि फसल गहनता किसे कहते हैं, क्रॉप इंटेंसिटी किसे कहते हैं। अब ध्यान से समझिए कि क्रॉप इंटेंसिटी क्या होता है। अभी ये इसका जो सवाल है कि भारत में कहां पे सबसे ज्यादा क्रॉप इंटेंसिटी देखा जाता है, इसको साइड रखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रॉप इंटेंसिटी क्या होता है ना। क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है। एक साल में जितने बार उसमें आप अलग अलग फसल उगाएंगे वो उसका क्रॉप इंटेंसिटी कहलाएगा। मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है, मैंने कुछ ऐसा फसल लगा दिया इसमें जो मैंने बरसात में लगाया और ठंडी आते आते वो मैच्योर हो गया, मतलब पैदावार अच्छे तरीके से हो गया, काट दिया गया। उसके में क्या लगा दिया, सर्दी में मैंने गेहूं लगा दिया, तो वो भी पक गया। पता ये चला कि 1 हेक्टेयर जमीन था, उसमें मैंने एक ही साल में 2 बार अलग अलग तरीके का फसल को उगाया। कितनी बार? 2 बार। एक ही हेक्टेयर जमीन है मेरे पास, मगर मैंने उसी एक हेक्टेयर में 2 फसल को मतलब 2 बार बोया, 2 बार काटा। इसका मतलब उसका क्रॉप इंटेंसिटी कितना हुआ? 200%। 2 बार किया तो 200%। एक ही बार कर पाएंगे उसमें, एक ही बार, मतलब कुछ ऐसा फसल लगा दिए जो उसको पकते पकते उसका मेच्योर होते होते उसका पैदावार अच्छी तरीके से होते होते 1 साल हो गया। इसका मतलब उस जमीन का, उस जगह का क्रॉप इंटेंसिटी 100% है, मतलब एक बार 100%। अगर मान ले कि ऐसा बोला जाए कि मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है और उसमें कुछ ऐसा फसल लगा है कि 3-4 महीने के बाद उग गया, चलो जल्दी उग गया तो जल्दी काट भी देंगे, दूसरा भी लगा देंगे। दूसरा भी फसल लगाया, जल्दी उग गया, उसको भी काट करके तीसरा लगा दिया। एक ही साल में मैंने 3 अलग अलग तरह के फसल लगाए और उगाए भी और काट भी दिए। तो ये पता चला कि उस जमीन पे मैंने एक ही साल में 3 बार उस जमीन पर बोया, 3 बार अलग अलग तरीके के फसलों को काटा। इसका मतलब 3 बार बोया तो इसका फसल जो इंटेंसिटी, फसल गहनता जो है, क्रॉप इंटेंसिटी जो होगा 3 बार के 300% होगा, है ना। तो उस मामले में अगर देखा जाए तो कौन सबसे आगे है, सबसे कौन हाई लेवल पर है, तो पंजाब जो है, पंजाब में एक ऐसा, पंजाब वाले ऐसे लोग हैं जो मतलब कि एक खेत में एक ही जमीन पर एक साल में अलग अलग तरीके के फसल को उगाते हैं। तो क्रॉप इंटेंसिटी ये कहलाता है। अच्छा, आपसे ये भी सवाल पूछ लिया जाएगा कि क्रॉप इंटेंसिटी, आपसे ये सवाल भी पूछ लिया जाएगा कि क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। क्रॉप इंटेंसिटी दे दिया जाएगा इज इक्वल टू, उसके फॉर्मूले रहेंगे एमसीक्यू में, आपको टिक लगाना होगा। तो याद रखेंगे कि क्रॉप इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है। हम लोग याद रखें कि नेट सॉन एरिया होता है, मतलब टोटल एरिया, और कितने बार हम उसमें एक साल के अंदर हम उसमें कितना बार खेती किए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया, मतलब मैंने एक साल में कितने बार उसमें खेती किया, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। और मेरा टोटल जितना जमीन है 1 हेक्टेयर मान लें, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेट शॉन एरिया। तो अगर बोला जाए कि क्रॉप इंटेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, तो जवाब होगा हम लोगों का कि टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया बाय नेट सोन एरिया इंटू 100। ये क्रॉप इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाली फसलें हैं। द क्रॉप्स दैट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल आर, ऑप्शन नंबर ए दलहन और तिलहन, ऑप्शन नंबर बी है खद्दान, ऑप्शन नंबर सी है रेशेदार फसलें और पेय फसलें, ऑप्शन नंबर डी है तेजी से पकने वाली रसदें। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए है दलहन और तिलहन। ये क्या करती है, इन्वायरमेंट से, वायुमंडल से, आबो हवा से वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करती है, वो अपने नाइट्रोजन को वो जड़ तक पहुंचा देती है। और ये जो तिलहन और दलहन होती है वो ऊपर से तो कट जाते हैं, मगर वो नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में ही अपना छोड़ देते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को वो बढ़ाते हैं। तो ये सब फसलें हैं, दलहन है, तिलहन है। तीव्रता से परिपक्व होने वाली फसलें बढ़ाती है, क्रॉप्स दैट मैच्योर क्विकली इंक्रीज। वहीं सर ये सवाल का मतलब ही समझ नहीं आया कि ये सवाल एक्चुअल में है क्या, पूछना क्या चाह रहे हैं। अगर हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों तरीके से इसको हम लोग देखें, सही तरीके से देखो तो पकड़ पाएंगे। तीव्रता का मतलब जल्दी जल्दी से, परिपक्व का मतलब तैयार हो जाना, होने वाली फसलें। क्रॉप्स दैट मैच्योर का मतलब अच्छे तरीके से पक जाना, अच्छे तरीके से उग जाना। क्विकली इंक्रीज मतलब कौन सी ऐसी फसलें हैं जो जल्दी परिपक्व हो जाती है, कौन सी ऐसी फसलें हैं जो बहुत जल्दी पैदा हो जाती है, उग जाती है। इसका मतलब
कुछ ऐसे फसलें जरूर होती होगी ना बहुत जल्दी पक जाती है, और वो फसलों का इस्तेमाल हम लोग कहां करते होंगे बताएं। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि एक साल में, अगर एक ही जमीन है, एक साल में हम जितने बार उसमें खेती करेंगे वो उसका क्रॉप इंटेंसिटी होगा। इसका मतलब कुछ कुछ ऐसे फसलें भी होंगे जो जल्दी उग जाते हैं, जल्दी पैदावार हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे भी फसल होते हैं जो जल्दी उग जाते हैं, जल्दी काट देंगे, जल्दी फिर लगा देंगे दूसरा, फिर उगाएंगे, फिर काट देंगे, दूसरा लगा देंगे। इसका मतलब क्रॉप इंटेंसिटी उसी से होगा। तो यहाँ पे सवाल है कि तीव्रता से परिपक्व, मतलब बहुत जल्दी से वो पक जाते हैं होने वाली फसलें क्या बढ़ाती है? क्रॉप दैट मैच्योर क्विकली इंक्रीज। अगर इस तरीके के फसल, अगर ये इस तरीके की फसल क्या बढ़ाता है, क्या इंक्रीज करता है? तो हम लोग को मालूम है कि अगर ये फसल हम लोगों को मिल जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ेगा, है ना। मतलब जल्दी जल्दी उगेगा, जल्दी जल्दी वो पकेगा तो जल्दी जल्दी काट भी देंगे, फिर दूसरा भी लगा देंगे, फिर पक जाएगा, फिर काट देंगे। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? एक साल में अगर हम एक से ज्यादा बार अगर हम उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ेगा ना। तो हमारा जवाब होगा फसल गहनता को, क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ेगा। आगे का सवाल, फसल गहनता की वृद्धि में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फसल गहनता मतलब क्रॉप इंटेंसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द इंक्रीजिंग क्रॉप इंटेंसिटी, मतलब क्रॉप इंटेंसिटी में कौन ऐसी इनमें से चीजें हैं जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है, रोल अदा करता है? ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक कृषि आगत, मॉडर्न एग्रीकल्चरल इनपुट्स। ऑप्शन नंबर बी परंपरागत कृषि उपकरण, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल इंस्ट्रक्ट्स। ऑप्शन नंबर सी है मौसमी विरोधाभास है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हमारा जवाब होगा आधुनिक कृषि आगत, मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट। मॉडर्न तरीके जो है वो जो है क्रॉप इंटेंसिटी में ज्यादा रोल अदा करती है। नेक्स्ट सवाल, भारत में उच्च उत्पादकता प्रकार के बीज प्रयोग में लाए गए हाई यील्डिंग वैरायटीज HYV हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज, भारत में कब उच्च लेवल पे हाई लेवल के बीज लाए गए? उस बीज का नाम क्या है? यहां से भी एक सवाल पूछ सकते हैं कि उस बीज मतलब हाई लेवल के बीज जो सीड होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में ये HYV मतलब हाई लेवल का अच्छे किस्म का जो क्वालिटी वाला जो वैरायटी का अच्छे किस्म का जो क्वालिटी का जो बीज है, सीड जो है, वो भारत में कब इस्तेमाल किया गया, कब लाया गया था? ऑप्शन नंबर है 1950 में, ऑप्शन नंबर बी है 1960 में, ऑप्शन नंबर से 1945, ऑप्शन नंबर डी है 1920। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1960। नेक्स्ट सवाल, मृदा अपरदन का एक कारण है, वन ऑफ द रीजन फॉर सॉइल इरोशन इज, सॉइल इरोशन किसे कहते हैं? मिट्टी का कटना। मिट्टी का कटना मतलब मिट्टी जो है हवा या पानी के बहाव से जब मिट्टी का ऊपरी लेयर जो है वो कट करके बह करके दूसरी जगह चला जाता है, उसको मृदा मतलब मिट्टी का कटाव कहते हैं, उसको सॉइल इरोशन कहते हैं। तो किन वजहों से सॉइल इरोशन होता है? मिट्टी का कटाव, मिट्टी के ऊपरी लेयर का कटाव कट करके बह जाते हैं। तो किन कारणों से होता है? निवनीकरण का मतलब डिफोरेस्टेशन के कारण, डिफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ों के कटने की वजह से होता है। बिना मतलब वनीकरण मतलब एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों के लगाने से होता है। ऑप्शन नंबर सी नियंत्रित भूमि उपयोग, कंट्रोल्ड लैंड यूज। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, इनमें से सभी है। तो हमारा जवाब होगा, देखो मिट्टी का कटाव जो है, मिट्टी कट करके एक जगह से दूसरी जगह बह जाते हैं, इसका एक कारण है डिफोरेस्टेशन, मतलब पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई, जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई के वजह से मतलब सॉइल इरोशन होता है। बोलेंगे सर कैसे? बोलेंगे ऐसे, अगर हम जानते हैं कि जो पेड़ की जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, पेड़ की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है। अगर पेड़ को काटा जाए, पेड़ के साथ साथ उसके जड़ को भी उखाड़ा जाए तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है। जब ढीली पड़ जाती है तो आसानी से हवा के बहाव या पानी का बहाव उसको आसानी से काट बहा ले जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है हमारा, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी है CH हनुमंतराव, ऑप्शन नंबर सी है विलियम गॉड, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। पहले ये समझते हैं कि हरित क्रांति क्या है ना? हरित क्रांति क्या है ये समझें। हरित क्रांति हरी, हरा, ग्रीन से पता चलता है हरा भरा, मतलब कि खेती बाड़ी, है ना। एग्रीकल्चर में फसलों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, मतलब कि क्रॉप का प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, ज्यादा से ज्यादा फसल को उगाया जाए, उस तरीके के कदम को, उसके रेवोल्यूशन को ही ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया है ना। मतलब खेती बाड़ी में क्या किया जाए जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी फसल हैं वो बड़ी मात्रा में उसका पैदावार हो, बड़ी मात्रा में उसका प्रोडक्शन हो। तो उसके लिए जो रेवोल्यूशन लाया गया था, उसके लिए जो प्लान बनाया गया था, रेवोल्यूशन लाया गया, उसको ही हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। तो ये हरित क्रांति का वर्ड जो है वो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? विलियम गॉड ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। पूरे विश्व में सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? तो विलियम गॉड ने।
है ना। मगर एक सवाल आएगा कि हरित क्रांति जो है वो पूरे विश्व भर में हरित क्रांति का फादर किसे कहते हैं, मतलब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, याद रखें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो हमारा जवाब होगा नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। मगर सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो विलियम गॉड ने। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में और जानकारी आगे के सवालों में आपको मिलेंगे, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखेंगे। आगे के सवालों में हम लोग को ग्रीन रेवोल्यूशन, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके हिसाब से भारत के ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसे कहते हैं, है ना, मतलब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। सारा का जवाब हम लोग आगे के सवालों में मिलेंगे। चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन, ऑप्शन नंबर है 1960 to 61, ऑप्शन नंबर बी है 1966 to 67, ऑप्शन नंबर सी 1970 to 71, ऑप्शन नंबर डी है 1975 to 76। याद रखेंगे भारत में सारे देश में हरित क्रांति हुआ था और हरित क्रांति का जो फादर है पूरे विश्व में इसको कौन है, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। मगर भारत में भी देखा गया, भारत में भी 1960, 1966, 1967 के ठीक पहले सालों में 1966 to 67 के ठीक पहले वाले सालों में देखा गया कि भारत में जो फसल को उगाया जा रहा है वो सही तरीके से उसका पैदावार नहीं हो रही है, उतनी बड़ी मात्रा में बड़े पैमाने पर फसल नहीं हो रही है। तो उस समय जो जिनकी सरकार थी, जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री ने, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उस समय के भारत के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे MS स्वामीनाथन को लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि आपको जो करना है, आपको जो फैसिलिटी चाहिए, आपको जो भी चाहिए आप उस चीज का इस्तेमाल करें, मगर भारत में जो भी फसल को उगाया जा रहा है उसके क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए, उसकी मात्रा बढ़नी चाहिए, उसका पैदावार बढ़नी चाहिए, आपको जो भी चाहिए। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो थे, मतलब कि MS स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने बहुत सारी चीजों का डिमांड किया, बहुत सारी चीजें फैसिलिटी को लाने के लिए कहा, नया तकनीक लाने के लिए कहा, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने के लिए कहा, HYV वैरायटी जो हम लोग पढ़े ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि HYV हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज लाए गए। तो इस तरीके से करने के बाद ये नए नए तकनीक इस्तेमाल करने के बाद भारत में फसलों के पैदावार में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ, इसलिए भारत में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, 1966 to 67। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, 1966 से 1967 में, ठीक है। और भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है तो ये किसके सहारे हुआ था, तो जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उस समय के थे MS स्वामीनाथन। इसलिए भारत के हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, MS स्वामीनाथन को, मतलब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसे कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो हमारा जवाब होगा MS स्वामीनाथन। अगर पूरे वर्ल्ड में सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। मगर ये सवाल आ जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो हमारा जवाब होना चाहिए MS स्वामीनाथन। कब भारत में इसका शुरुआत हुआ था, कब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ आया था, तो 1966 to 1967। और एक बात को और याद रखेंगे, ध्यान रखें कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पूरे इंडिया में फसलों का पैदावार में बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुआ। तो किन फसलों में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला, तो व्हीट मतलब गेहूं। ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज्यादा अगर फसलों का पैदावार देखा गया तो गेहूं में। और पूरे भारत में किन राज्यों में, किन जगहों पर सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का असर देखने को मिला, सबसे ज्यादा पैदावार, फसलों का पैदावार हुआ, तो पंजाब और हरियाणा में। तो ये सब चीज भी याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड विद द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप, चावल से, ऑप्शन नंबर बी है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी है कपास, ऑप्शन नंबर डी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से सबसे ज्यादा पैदावार जो हुआ था किसका हुआ था, व्हीट का, गेहूं का। नेक्स्ट सवाल, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर देखा गया। द इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज मोस्ट एविडेंट ऑन विच क्रॉप्स, ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है चावल, ऑप्शन नंबर सी है मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर डी है मक्का। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा गेहूं। ये रिपीट सवाल है मगर दूसरे अंदाज में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देश कौन सा है। द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन में जापान, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है चीन। याद रखेंगे कि हमारा जो भारत है वो मिल्क प्रोडक्शन में, मतलब दूध जो है उसका उत्पादन में, प्रोडक्शन में सबसे आगे है, ठीक है। तो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जो है वो कौन करता है, हमारा भारत करता है। सन 2023 से 2024 इसमें भारत में दूध का उत्पादन पहुंच गया। इन द ईयर 2023 to 24 द मिल्क प्रोडक्शन इन द इंडिया इज रीच्ड, ऑप्शन नंबर है 239.30 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर बी है 250.5 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी है 220.4 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर डी है 150.75 मिलियन टन। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर है 239.30 मिलियन टन।
नेक्स्ट सवाल, हमारा सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड परियोजना संबंधित है। द ऑपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट इज रिलेटेड। बोलेंगे ये पहले ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन फ्लड क्या होता है। ऑपरेशन फ्लड, ना कि ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन फ्लड, फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़। ये ना समझें कि ये जो ऑपरेशन फ्लड है वो बाढ़ से रिलेटेड कोई बात है, नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो एक्चुअली व्हाइट रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, जिससे कि अच्छा पैदावार हुआ है, ठीक है, रेवोल्यूशन। ये व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है? व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है कि भारत में जब दूध प्रोडक्शन होता था तो बड़ी मात्रा में ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता था, तो अच्छे ऊंची जाति का, उच्च कोटि का, उच्च जाति का मतलब कि भैंसों को मंगाया गया, जानवरों को मंगाया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो पाए, है ना। तो इसके वजह से भारत में 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन देखा गया, मतलब कि बड़े अमाउंट में, बड़े लेवल पर मिल्क प्रोडक्शन हो रहा था। तो 1970 में ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब कि एक बड़ी मात्रा में दूध का प्रोडक्शन हो रहा था, तो इसको इस लेवल से देखा गया कि इतना प्रोडक्शन हुआ दूध का 1970 में, इतना मिल्क का प्रोडक्शन हुआ कि उसको बोल दिया गया कि दूध का बाढ़ आ गया। इसीलिए इससे ये पता चलता है कि व्हाइट रेवोल्यूशन को ही ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। तो इसका मतलब ऑपरेशन फ्लड कब हुआ, या ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन भारत में कब हुआ, तो 1970 में हुआ, है ना। अच्छा, ये व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसे कहते हैं? जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है, व्हाइट रेवोल्यूशन के भी फादर होंगे। आगे के क्वेश्चन में हम लोगों को मिलेंगे, उनका जवाब हम लोग देख पाएंगे, है ना। तो हमारा जवाब होगा ऑपरेशन फ्लड परियोजना संबंधित है। ऑप्शन नंबर है कृषि उत्पादन से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। ऑप्शन नंबर बी है फ्लड कंट्रोल, बाढ़ नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर सी है दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से। ऑप्शन नंबर डी है रोजगार वृद्धि से, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी होगा दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन से। ऑपरेशन फ्लड जुड़ा हुआ है, मतलब व्हाइट रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है ना। तो हमारा जवाब ये होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं कि 2023 से 2024 में भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता थी। इन द ईयर 2023 to 24 द पर अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया वाज। ऑप्शन नंबर है 471 ग्राम प्रति दिन। ऑप्शन नंबर बी है 500 ग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर सी है 107 ग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर डी है 200 ग्राम प्रतिदिन। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर है 471 ग्राम प्रतिदिन। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत हुई। द ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ। अब बताओ कि हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था। हम लोगों ने व्हाइट रेवोल्यूशन जो ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है उसको देखा, जो दूध से संबंधित है, रिलेटेड है। अब कि ये नीली क्रांति कहां से आ गया, अब कि ये ब्लू रेवोल्यूशन कहां से आ गया है? तो ब्लू रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है किससे? तो ब्लू रेवोल्यूशन संबंधित है, रिलेटेड है इससे, फिश से, मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन से। भारत में बड़ी मात्रा में, बड़े लेवल पर मछली को उत्पादन करा जाता है। उसको ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो रेवोल्यूशन को अपनाया गया था, वो भी भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो 1970 को अपनाया गया था। शुरुआत हुआ था 1970 को। अगर देखा जाए बड़े लेवल पे अगर उसको करा गया तो 1985 को भारत में ब्लू रेवोल्यूशन का आगाज हुआ। 1985 में मेन तरीके से हुआ। स्टार्टिंग 1970 में ही हो गया था। जिस तरीके से भारत में 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, उसी तरीके से 1970 में ही ब्लू रेवोल्यूशन मतलब फिश से रिलेटेड, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड भी 1970 में हुआ था। मगर इसका मेन अगर काम अगर देखा जाए, मेन जो काम स्टार्ट हुआ था वो 1985 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो ये ब्लू रेवोल्यूशन के फादर, जिस तरीके से ग्रीन भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है, जिस तरीके से भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है। अगर चले अभी यही बता देता हूं कि ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन हम लोगों ने अभी पढ़ के जो गुजरा है, ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर भारत में, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसे कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को। भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन 1970 को हुआ। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किसको कहते हैं? डॉक्टर कुरियन को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कहते हैं। 1970 को ये हुआ था, ठीक है। अब आते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, जो फिश से प्रोडक्शन मतलब फिश से रिलेटेड है, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ये ब्लू रेवोल्यूशन क्या है? तो ये भी 1970 को स्टार्ट हुआ था, मगर मेन इसका जो बड़े लेवल पे जो ये काम स्टार्ट हुआ था 1985 में हुआ था। अगर बोला जाए ब्लू रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो कौन है, तो हम लोग भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन के जो फादर है वो है हीरालाल चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मतलब ये सवाल क्या पूछा जा रहा है? द ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्ट विद द कोलैबोरेशन ऑफ। ऑप्शन नंबर है जापान के सहयोग से, ऑप्शन नंबर बी है चीन के सहयोग से, ऑप्शन नंबर सी है रूस के सहयोग से, ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस के सहयोग से। तो याद रखेंगे कि भारत में जो ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था मछली को पकड़ने के लिए, मछली को चारा देने के लिए जो भी फैसिलिटीज, जो भी मशीन, जो भी तकनीक, नेट वगैरह, बोट वगैरह जो भी दिया गया था वो किसके सहयोग से हुआ था? जापान के सहयोग से, जापान के कोलैबोरेशन से हुआ था। नेक्स्ट सवाल,
मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन फिश प्रोडक्शन इज, ऑप्शन नंबर ए पहला, दूसरा ऑप्शन नंबर बी है, चौथा ऑप्शन नंबर सी है, दूसरा ऑप्शन नंबर डी है, तीसरा। तो फिश प्रोडक्शन में भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, मिल्क प्रोडक्शन में पहला स्थान पर है। भारत में मछली का वार्षिक उत्पादन है, द एनुअल फिश प्रोडक्शन इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन नंबर ए है 18 मिलियन मेट्रिक टन, ऑप्शन नंबर बी है 20 मिलियन मेट्रिक टन, ऑप्शन नंबर सी है 10 मिलियन मेट्रिक टन, ऑप्शन नंबर डी है 25 मिलियन मेट्रिक टन। तो हमारा प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 18 मिलियन मेट्रिक टन। 26 भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया वही सवाल आ गया है कि भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया इज डॉक्टर के.एम.एस. मुंशी, ऑप्शन नंबर बी है हीरालाल और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर एस लक्ष्मीनाथन, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो हम लोग को मालूम है कि ये जो वर्गीस कुरियन है वो तो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर है, जो नीली क्रांति मतलब ब्लू रेवोल्यूशन के फादर है वो हीरालाल और डॉक्टर अरुण कृष्णन है। चलो नेक्स्ट सवाल, भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। हिंदी मीडियम वाले याद रखें, श्वेत मतलब सफेद, व्हाइट है ना, तो श्वेत क्रांति के जनक जो है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो हम लोग को मालूम है कि इन ऑप्शनों में से जो हमारा प्रॉपर जवाब होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं इन इंडिया। भारत में कृषि के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान लगभग कितना है? द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडिया जीडीपी इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन नंबर है 25%, ऑप्शन नंबर बी है 40%, ऑप्शन नंबर सी है 18%, ऑप्शन नंबर डी है 10%। हमारा जवाब होगा 18%, मतलब कि भारत के जीडीपी में जो खेती बाड़ी का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 18%। भारत में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICAR का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इज लोकेटेड एट, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है चेन्नई। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ही हमारा क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR है, उपस्थित है। नेक्स्ट सवाल एंड लास्ट सवाल, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू किया गया? द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, ऑप्शन नंबर ए है 1995 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी है 2000 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी है 2007 को, ऑप्शन नंबर डी और 2014 को। हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2007 को। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन में हम लोग 12 चैप्टर के MCQ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।